हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर यानी अध्याय 2। अध्याय का हमारे का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी मनुष्य शिकार करते हुए भोजन इकट्ठा करते हुए कब भोजन का उत्पादन करने लगा। इस चैप्टर में हमें ये सब जानकारी मिलेगी। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा, जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो वे यात्रा ही नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में कितने 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। खाने के लिए क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे? मछली और चिड़िया पकड़ते थे। फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्या था? ऐसा करने के कई कारण थे। पहला जो कारण था वो क्या था? पहला कारण कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते, जो हमारा आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय था, एक जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो क्या होता? आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए वे लोग भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर इन लोगों को जाना पड़ता था। किसकी तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था? भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की। कौन से कारण की? दूसरे कारण की। यह कि जानवर अपने शिकार के लिए, जो जानवर होते थे वो अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, जैसे शेर है, जैसे चीता है, वो सभी अपना शिकार करने के लिए, और हिरण और मवेशी अपना चारा घास वगैरह ढूंढने के लिए, खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। यानी जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो इनके पीछे पीछे जाते थे। अब हमारा नेक्स्ट है तीसरा कारण। कौन सा कारण? तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल, जो पेड़ पौधे होते हैं आज के मौसम में भी आप देख रहे हैं, उनमें जो फल फूल है वो अलग अलग मौसम में आते हैं। कैसे अलग अलग मौसम में आते हैं? जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि अभी जामुन का सीजन गया है, आम का सीजन गया है, अब अनार का सीजन आ जाएगा, सेब का सीजन आ जाएगा, तो उस समय भी जो है
पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। और चौथा जो हमारा कारण है वो है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और पानी जो है वो कहाँ मिलेगा आपको? झीलों में, झरनों में, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। जिस एरिया की जो है नदियों और झीलों का पानी सूख जाता था, उन लोगों को दूसरे एरिया में जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है बताइए? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग किसने किया? आखेटक खाद्य संग्राहकों ने किया। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए किस चीज को यूज किया? पत्थर को, लकड़ियों को और हड्डियों को जो है औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, क्या करने के लिए? फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने के लिए, हड्डी और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। औजारों का प्रयोग, पत्थर के औजारों का प्रयोग, लकड़ी के औजारों का प्रयोग, हड्डियों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ी के मुट्ठे लगाकर और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। कुछ औजारों से क्या काटी जाती थी? लकड़ियों का उपयोग वो किस लिए करते थे? ईंधन के रूप में और झोपड़ियां बनाने के रूप में लकड़ियों का उपयोग करते थे। और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब ये आप चित्र देख पा रहे हैं, पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं। इंसान ये खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये जो खाने योग्य जो जड़ें थी उनको खोदने के लिए इस औजार का प्रयोग किया जाता था। दाएं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए किया जाता था। ये जो औजार था इससे वस्त्र सीलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना, यानी लोग कैसी जगह पर रहते थे। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है। कौन से? लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरा स्थल है, पुराने स्थल हैं जहां पर आखेटक संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक भी रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? नदियों और झीलों के किनारे। देखिए, भीमबेटका, कुसंगी, ये हमारे पुरास्थल है। करनूल की गुफाएं, ये हमारे क्या हैं? पुरास्थल हैं। पुरापाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से? भीमबेटका, कुसंगी और कुरनूल की गुफाएं। नवपाषाणिक पुरास्थल हमारा कौन कौन सा है? मेहरगढ़। कौन सा है? मेहरगढ़। नवपाषाणिक पुरास्थल मेहरगढ़, कोल्डी हवा, महागढ़ा, चिरांद, दाउजली हेडिंग,
और उसी के साथ हलूर और पेयमपली। ये हमारे नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। कौन कौन से? इसके लिए दूसरे कलर का पेन यूज कर लेते हैं। कौन से हैं? नवपाषाणिक पेयमपली, हल्लूर, उसी के साथ कौन सा है? मेहरगढ़ और कोल्टी हवा महागढ़, चिरान और दाऊजली हेडिंग। ये हमारे हैं नवपाषाणिक पुरास्थल। अब हम बात करते हैं महापाषाणिक पुरास्थल की। किसकी बात करते हैं? महापाषाणिक पुरास्थल की। ये हमारे हैं आदि चंद्रलूर। कौन सा? आदि चंद्रलूर, ब्रह्मगिरी। आदि चंद्रलूर, ब्रह्मगिरी, उसी के साथ बस ये हमारे दो ही स्थल हैं। दो स्थल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और जो बुर्जहोम है वो भी हमारा नवपाषाणिक जो है पूरा स्थल है, जो आपको यहाँ दिखाई देगा। बुर्जहोम क्या है? पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक पूरा स्थल। आरंभिक गांव। अब बात करते हैं आरंभिक गांव की। तो जो आरंभिक गांव है वो कहाँ कहाँ है? तो आरंभिक गांव है हमारा इनाम गांव। कौन सा गांव है? इनाम गांव। कौन सा गांव है? इनाम गांव। और कौन सा है? बस एक ही आधुनिक गांव हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी के साथ हम जो है आधुनिक नगर, यानी मुंबई हमारा जो है वो क्या है? आधुनिक नगर है। और उसी के साथ कोलकाता जो कि स्टार के द्वारा दिखाया गया है वो भी हमारा आधुनिक नगर है। इस तरीके से ये हमें सभी संकेत दिए गए हैं जिससे हम पुरापाषाणिक पुरास्थल को, नवपाषाणिक पुरास्थल को और महापाषाणिक पुरास्थल को पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी जल्दी से पिक ले लीजिए। आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी पिक ले लीजिए आप फटाफट। मेरे साथ बोलेंगे पुरापाषाणिक पुरास्थल कौन कौन से हैं? पुरापाषाणिक पुरास्थल है भीमबेटका, कुसंगी, करनूल की गुफाएं आदि। नवपाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल है हमारा पेयमपली, हमारा हलूर, उसी के साथ हमारा महागढ़ा, कोल्डी हवा, चिरान, दाऊजली हेडिंग, मेहरगढ़ और बुर्जहोम। महापाषाणिक पुरास्थल हमारा कौन सा है? महापाषाणिक पुरास्थल जल्दी से देखिए और जल्दी से ढूंढिए। महापाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल है हमारा आदि चंद्रलूर, जो कि इंडिया के साउथ में है। उसी के साथ ब्रह्मगिरी। और हमारे आरंभिक गांव कौन सा है? हमारा आरंभिक गांव है इनाम गांव। और आधुनिक नगर हमारे कौन कौन से हो गए? कलकत्ता और मुंबई। आगे बढ़े। भीमबेटका आपने मैप पे देखा होगा, आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ पर है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे, लोग उन गुफाओं में रहते थे, गुफाओं और कंदराओं में, जो आधुनिक मध्य प्रदेश है उसमें भीमबेटका नामक जगह है। क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश से, धूप से, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं कहाँ
नर्मदा घाटी के पास थी। कहां पर थी? नर्मदा घाटी के पास। आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था तो उसमें हमने नर्मदा नदी को फाइंड आउट किया था मैप में। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? बताइए। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। और नदियां अपने साथ, अपने पानी के बहाव के साथ पत्थरों को बहाकर लाती हैं, तो लोगों को वहां आसानी से पत्थर मिल सकते थे। शैल चित्रकला यानी दीवारों पे पत्थर के ऊपर जो चित्रकला की जाती है, इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर क्या मिले हैं? चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश के कहां पर मिले हैं? मध्य प्रदेश में और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से ऐसे चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। किसका सजीव चित्रण किया गया है? जंगली जानवरों का। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी गुफाएं हैं और इनके अंदर जो है जंगली जानवरों का शिकार करते हुए चित्र दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पुरास्थल की। पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? जमीन के ऊपर मिल सकते हैं, अंदर मिल सकते हैं। उसी के साथ कभी कभी ये समुन्दर और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। अब आप आग की खोज कैसे हुई? तो मानचित्र 2 में कर्नूल की गुफा ढूंढो। किसकी गुफा ढूंढो? कर्नूल की। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कर्नूल की गुफा में किसके अवशेष मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आरंभिक लोग क्या करना सीख गए थे? आग जलाना। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि आज के समय में आप आग का प्रयोग किस लिए करते हो? खाना बनाने के लिए, रोशनी के लिए। तो उस समय भी लोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, आज भी मांस भूनने के लिए आग का प्रयोग किया जाता है, और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए आग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रकाश के लिए यानी रोशनी के लिए, लाइट के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। और राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कर्नूल की गुफा में। इसका मतलब यह हुआ कि लोग आग जलाना सीख गए थे। नाम और तिथियां। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे, जो आरंभिक काल था उसे क्या कहते हैं? आरंभिक काल को वे क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल। आरंभिक काल को कहते हैं पुरापाषाण काल। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। पुरा यानी प्राचीन, पुरा यानी प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर। पुरापाषाण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताते हैं। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक है।
पुरापाषाण काल कब से कब तक है? पुरापाषाण काल 20,000 साल पहले से लेकर और 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस जो पुरापाषाण है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। आरंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण युग। आरंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण युग यानी पुरापाषाण काल है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। यह आज से 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। मानव इतिहास की जो 99% घटनाएं हैं, मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें क्या मिलते हैं? पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा गया है। उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग कब से कब तक? 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे। ये जो मध्य पाषाण युग है जिसको मेसोलिथ कहा गया है, इसके पाषाण औजार छोटे होते थे। इसलिए इन औजारों को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण। इसलिए इन औजारों को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे, हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे, हंसियां और आरी थी। हंसियां यानी दराती और आरी थी, उनमें हड्डी और लकड़ी के क्या लगे हुए थे? मुट्ठे जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए गए। मध्य पाषाण युग में साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी बनाए गए हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई। कब हुई? लगभग 10,000 साल पहले। इसे क्या कहा गया? नवपाषाण युग। क्या कहा गया? नवपाषाण युग। नवपाषाण का क्या मतलब होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। आप देखते हैं बदलती जलवायु। बदलती जलवायु लगभग 12 साल पहले, लगभग 12 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए। क्या हुआ? आज से लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, यानी गर्मी बढ़ने लगी। जो बर्फ थी, गर्मी बढ़ने के कारण जो बर्फ थी वो पिघलने लगी और इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। इससे कौन कौन से जानवर? हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। यानी जब आज से 12,000 साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी तो कई क्षेत्र घास वाले मैदान में बदलने लगे, जिससे कि घास खाने वाले जो जानवर थे उनकी संख्या बढ़ी। उनमें कौन कौन से जानवर थे? हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय और ये जो है घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने की आदतों, यानी जानवरों के खाने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे।
हो सकता है तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हैं। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मछली भी भोजन का क्या बन गई? महत्वपूर्ण स्रोत। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उप महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान, गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। उन्हें कोई बो नहीं रहा था, बस वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे लोग क्या बन गए? कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर क्या किया? घरों के आसपास क्या किया? चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह क्या था? कुत्ते का पूर्वज था। क्या था? कुत्ते का पूर्वज। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे। जानवर कैसे रहते थे? झुंड में। और ज्यादातर क्या खाते थे? घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। क्या बन गए? पशुपालक बन गए। बसने की प्रक्रिया। बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। क्या करते थे? चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावनाएं कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों को के भार को संभाल सके। ऐसे पौधे के बीजों को क्या रखा जाता था? संभाल कर, ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, लाइक दैट गाय, भेड़, बकरी। इसलिए हम देखते कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। पालतू जानवरों के दांत और सींग कैसे होते हैं? छोटे। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का? ये जो दांत है ये हमारा पालतू सुअर का है और जो ये बच गया ये हमारा जंगली सुअर का दांत है जो देखने में बड़ा दिखाई दे रहा है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है।
कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं, जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं और जौ। और सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद, यानी सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया गया और उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। जीवन शैली। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने, फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे, जो आज के समय में भी हमारे किसान करते हैं। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज का प्रयोग हम किस किस रूप में कर सकते हैं? बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और संग्रह के रूप में। तो इस तरीके से हम बीज का उपयोग कर सकते हैं। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। किस लिए? अनाज को रखने के लिए। टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा अनाज रखने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर क्या हैं? चलते फिरते खाद्य भंडार, क्योंकि उनसे हमें मांस मिलता है, उनसे हमें, पेड़ों के बालों से हम कपड़े बना सकते हैं, कंबल वगैरह बना सकते हैं, सर्दी से अपना बचाव कर सकते हैं। उसी के साथ जानवर हमें दूध देते हैं। उसी के साथ जो जानवर है, जैसे कुत्ता है, हमारी जंगली जानवरों से रक्षा करता है। तो जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे हमें क्या मिलता है? दूध भी मिलता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। क्या मिलता है? मांस। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन क्या है? भोजन के भंडारण का एक तरीका। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? कृषि कार्यों के लिए जानवरों का उपयोग कर सकते हैं। जानवरों के गोबर से उपले बनाए जाते हैं जो ईंधन के रूप में काम आते हैं। गोबर से जो खाद बनती है वो खेतों में डलती है, जिससे पैदावार अच्छी होती है। मानचित्र 2 प्रश्न संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे होंगे? यस, दिखाई दिए थे हमें। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की क्या थी? बस्तियां। क्या थी? कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां। या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। सबसे रोचक क्या है?
जले हुए अनाज के दानों के अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त करते हैं। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर क्या मिला है? झोपड़ियां और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, जो कि वर्तमान कश्मीर में है। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यानी कहाँ घर बनाते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा गया? गर्तावास। उन घरों को क्या कहा गया? गर्तावास। यानी गड्ढे के नीचे जो घर बनाए जाते थे उन्हें गर्तावास कहा गया है। वो कहाँ पर है? बुर्जोम में। बुर्जोम क्या है? वास्तविक वर्तमान कश्मीर। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। किस मौसम में? ठंड के मौसम में। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। यानी अकॉर्डिंग टू सीजन घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तावास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई है। धार को और अधिक पैना करने के लिए क्या चढ़ाई गई है? पॉलिश। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए, क्या करने के लिए? पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये देखिए आप, अलग अलग तरीके के औजार आप देख सकते हैं। ये उपकरण नवपाषाण युग के उपकरण हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन। कौन से युग के? पुरास्थलों से, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया है। अलंकरण यानी डिजाइन। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। बर्तनों का उपयोग क्या इसलिए किया जाता था? चीजों को रखने के लिए। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। क्या करने लगे थे? कपड़े बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए गए थे। कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए गए थे। ये आप नवपाषाण काल का मिट्टी का बर्तन आप यहाँ पर देख सकते हो। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। किसको अपना लिया? खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण।
मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ के घर का ये चित्र है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? मेहरगढ़ ढूंढो, यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। जो मेहरगढ़ है वो ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रास्ते। यानी बोलन दर्रे के पास, कौन से दर्रे के पास है मेहरगढ़? बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। सबसे पहले क्या करना सीखा? जो गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है। क्या मिली है? विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों, भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार, कैसे? चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में चार या उससे ज्यादा क्या होते थे? कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, यानी अनाज स्टोर करने के काम आते होंगे, जो कि आप आज के समय में भी देख सकते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यानी उस समय के लोगों की क्या आस्था है? कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? कुछ सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में, कहा? मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये एक मृतक है और उसके साथ ये बकरी की अस्थियां रखी गई हैं। ये मेहरगढ़ की कब्र का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो क्या? तो इस तरीके से बकरी का कंकाल रखा गया है। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में किसको ढूंढिए? फ्रांस को। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह फ्रांस की एक गुफा का चित्र है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले, ये जो पुरास्थल है इसकी खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले के हैं। ये चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। उसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोएस और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए भी बनाया गया होगा। जैसे यज्ञ कर्म आज के समय में भी कोई कार्य करने से पूर्व होते हैं, तो हो सकता है उस समय में भी ऐसी गतिविधि की जाती रही होगी। एक नव पाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो।
नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक है चताल। ये कहाँ पर है चताल युग? तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी, दूर दराज के स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? उनका उपयोग। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। सीरिया से क्या लाया जाता था? चकमक पत्थर। लाल सागर की कोड़ियां। लाल सागर से क्या लाई जाती थी? कोड़ियां। भूमध्य सागर की सीपियां। भूमध्य सागर से क्या लाया जाता था? तुर्की के चताल में सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ कोड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? उपयोगी शब्द आपने इस चैप्टर में पढ़े। आखेटक, खाद्य संग्रह, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरास्थल, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कबर। कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। प्रश्न 14 पर देखा, तुम्हारे मामा गुफा के एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे? तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे? धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। दरवाजा खुला नहीं होगा, पास हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। अरे पहले इसमें डाउनलोड हो जाएगी ना, ये वीडियो देखना। डाउनलोड में पुरानी वीडियो है, डाउनलोड होने के बाद वहां से